तो हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 में, जिसमें कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हम लोग पहले एक्सरसाइज में सोल्व कर चुके हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ बताना है। वही कि जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, लिखा हुआ चीज़ जो है वो सही है गलत। जैसे कि पहला लिखा हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या होती है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए, सभी हम आपको बताए थे, तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इतना सारा जो है किसके अंतर्गत आता है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। और एक उसके बाद होता है काल्पनिक संख्या, जो कि रूट के अंदर, किधर गया जी, येलो कलर आ जाओ, जो कि काल्पनिक संख्या क्या होता है, जो कि रूट के अंदर में जब माइनस आ जाए, रूट के अंदर में क्या आ जाए, माइनस, तो ये संख्या को कहते हैं काल्पनिक संख्या। लेकिन रूट के अंदर माइनस नहीं है, जैसे कि एक अपरिमेय संख्या हम ले लिए √3, रूट के अंदर माइनस है जी, नहीं नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, सभी परिमेय सभी अपरिमेय। तो परिमेय में देखिए पूर्णांक भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गया, प्रकृत संख्या भी आ गया। तो ये चीज आपको वो वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। यानी ये जो लिखा हुआ है क्या है, सत्य है। लिखा हुआ क्या है, सत्य। सत्य किधर गया जी, लिखा हुआ जो है वो सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या किसको किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। या फिर इसी को डायरेक्ट कह देते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में ही सभी आ जाता है, जितना वास्तविक संख्या हो गया, मतलब कि जितना, सॉरी, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, प्रकृत संख्या हो गया, ये सारे चीज जो है किसमें आ गए हैं, परिमेय संख्या में। उसके बाद एक और है तो अपरिमेय संख्या। इतने तरह की संख्या जो कि आपको क्लियर उधर हो गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। कह रहा है ये बिल्कुल असत्य है। कैसे? कह रहा है कि संख्या रेखा, तो सबसे पहले आपको समझना है संख्या रेखा। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना देते हैं, फटाक से, दिख रहा है जी, हाँ, यहाँ हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, सॉरी, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में रहता है। मतलब कि यहाँ का कोई भी एक बिंदु ले लो, जैसे कि 2 ले लिए, 2 ले लिए, तो ये का √2 के, √m कहने का मतलब हुआ ना, जैसे कि कह रहा है ना कि √m, और जहाँ पे m क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, यही ना कह रहा है। तो आप देखिए संख्या रेखा पे जो हम संख्या इतना सारा लिए हैं, तो उसमें सब क्या √m के रूप में है, सब के सब जो है √m के रूप में है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। इसमें एक दो को हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 2 जो है, 2 को हम लिख सकते हैं √4, लिख सकते हैं या नहीं। 4 जो कि प्राकृत संख्या है, 4 जो है नेचुरल नंबर है ना जी, प्राकृत संख्या। लेकिन इसके अलावा जैसे हमको 3 लिखना है, तो 3 को √m के रूप में लिख सकते हैं, जहां m एक प्राकृत संख्या हो। नहीं, ये जो बिल्कुल गलत बात है कि संख्या रेखा पे जितना संख्या है सब है जो है √m के रूप में है, और m जहां क्या है, प्राकृत संख्या, तो बिल्कुल गलत है। संख्या रेखा पर इधर ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तो प्राकृत संख्या होता ही नहीं है। तो ये कहाँ से सही हो जाएगा कि √m के रूप में प्राकृत संख्या, यानी कि ये वाला जो है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये हमारा दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, असत्य। इसकी बात हो रही है, असत्य। समझ में आया? समझ में आ जाना चाहिए, असत्य। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। देखिए, पिछला एक्सरसाइज में उल्टा पूछा था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, जो कि बिल्कुल सही बात था, लेकिन अब उल्टा पूछ दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब चलिए आपको हम दिखा देते हैं इससे एग्जाम्पल। कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, जैसे कि 2 वास्तविक संख्या है ना, बिल्कुल है। 3 है ना, बिल्कुल है। 4 है ना, बिल्कुल है। 5/6 है ना, बिल्कुल है। 7/3 है ना, बिल्कुल है। अब बताइए इतना में से ये है अपरिमेय संख्या? नहीं है। यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह है अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि यहाँ से ये सब जो है अपरिमेय नहीं है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या है ना, वो अपरिमेय नहीं है। ये बस आपको दिमाग में एकदम दिमाग खोल दे वाला क्वेश्चन होना चाहिए, कि आपको समझ विकसित होना चाहिए आपका, कि ये पूछ का रहा है, तब पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो सभी वास्तविक संख्या लेके देखिए, जैसे कि वास्तविक संख्या हम ले लिए ये सब, तो क्या ये सब अपरिमेय संख्या है?
तो बोलिएगा नहीं है, यानी कि ये जो कथन है ये भी क्या है, असत्य है। और क्यों कारण, तो दे दो एग्जाम्पल बहुत सारा कि देखो ये जो है ना वास्तविक संख्या लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। होगा या नहीं असत्य, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। बताइए इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा नहीं होगा, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या होती है। ये भी बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ वाला और गलत बात है, समझ में आया। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल पहला कंप्लीट हो गया। पहला के बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सिंपल ये यही बात पूछ रहा है आपसे, बस इतना ही पूछ रहा है कि कोई भी एक संख्या लीजिए, कौन सा संख्या, धनात्मक पूर्णांक लेना, अच्छा कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए, ठीक है, और वो जो है अपरिमेय होता है, ये कंफर्म बात है, और अपरिमेय न होता है, एकागो परिमेय भी होता है। तो एग्जांपल दीजिए केकर केकर परिमेय होता है, तो क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक ना। तो जैसे कि हम धनात्मक पूर्णांक लिए, इसको येलो कर लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक लिए √3, तो ये तो ठीक है, धनात्मक पूर्णांक √3 लिए, तो ये अपरिमेय हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय। लेकिन जब हम √4 लेंगे तो ये तो परिमेय हो गया। तो ये एग्जांपल देने के लिए कह रहा था, तो ये √4 ले लिए, और क्या ले सकते हैं, √9 ले लिए, और क्या ले सकते हैं, √16 ले लिए, 3 हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक है ना जी, सब के सब जो है धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है, बिल्कुल। देखिए तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय होते हैं, तो बोलिएगा नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यदि नहीं तो एक संख्या का उदाहरण दीजिए, लीजिए उदाहरण, √4 हो गया 2 निकलेगा, √9 हो गया 3 निकलेगा, √16 हो गया 4 निकलेगा। इसी प्रकार से आप बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, √25, √36, 49, 64, 81, ये सारा जो भी है क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन वो अपरिमेय संख्या है नहीं है। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। ये जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा, तो बोलिएगा नहीं होगा। दूसरा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल दूसरा कंप्लीट हो गया। कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पे, तो इसमें देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पे इतना को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और आपको ये चीज समझने के लिए आना चाहिए बहुत अच्छा से, जो कि लगभग ही किसी को पता होता है और लगभग ही कोई बताता है। समझ में आ रहा है कि पूछ देगा रूट वाला, जैसे कि आपको अगर पूछेगा कि संख्या रेखा पे 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, तो फटाफट बताइएगा, 3 कहाँ है तो फटाफट, 4 कहाँ है तो फटाफट, 5 कहाँ है तो फटाफट। अब उससे पूछ दीजिए, जो नहीं पढ़ रहेगा हमसे उससे पूछ दीजिएगा कि √5 बताओ, तो √3 बताओ, तो √2 बताओ, √2 तो बता, हाँ √2 भी नहीं बताएगा, √4 बता देगा। √4 का है कि √4 को निकालेंगे तो 2 निकलेगा जी। तो इस प्रकार की चीज़ अगर आपको सीखना है तो एकदम अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज़ हम लोग बताने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहाँ से मैथ में आपका बेसिक जब मजबूत हो जाएगा तो कहीं भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, एक एक चीज़ आपका मजबूत हो जाएगा। बुझाया। देखिए तो कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पे √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। आइए यहाँ पे पहले 2-3 चीज आपको हम समझाने वाले हैं। सबसे पहला चीज आपको इसमें क्या समझ में आना चाहिए, सबसे पहला चीज ये समझ में आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बता रहे हैं वो, उसमें क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, तो समकोण में एगो 90 डिग्री होता है, ई वाला 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं, कर्ण। तो उसके बाद एक हो जाता है आधार और एक हो जाता है लंब। जितना अच्छा से बताएंगे कौन बताएगा, एकदम समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन मार्क, एकदम बेसिक, इतना मस्त क्वेश्चन है जो आप किसी से भी पूछ दीजिएगा कि संख्या रेखा पे हमको ये दर्शाक बताओ, तो लगभग बताएगा। हम भी ये भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अगर नहीं आता, लगभग बताएगा। बुझ रहे होंगे बात को। कर्ण होता है, तीनों में एक संबंध होता है। तीनों में क्या संबंध होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार को हम शॉर्टकट में आ लिख देते हैं, ठीक है, उतना लंबा काहे लिखेंगे, आधार स्क्वायर। ये तीनों में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। ये आपको बुझा गया, मान लेते हैं इसको OAB, बुझा गया, इतना बात बुझा गया। अब देखिए आते हैं इस पे √5 पे, तो √5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आ जाओ कैसे लिख सकते हैं बताते हैं। √5 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताइए ये जो लिखे हैं क्रम के रूप दिक्कत है तो कमेंटों में फेंक के मारिए, एकदम फेंक के मारिए कि हमको चोट लगे जाना चाहिए। बुझाया, बुझाया कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए तो।
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तब बोलिएगा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि कर्ण का मान कितना है, लंब का मान कितना है, आधार का मान कितना है। तो आइए बताते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम कहेंगे कर्ण का मान बताओ, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर उधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग अच्छा से कह लीजिएगा कि अच्छा कर्ण के मान हो गया √5, लंब के मान हो गया 2 और आधार के मान हो गया 1। हुआ या नहीं? अब आ जाइए संख्या रेखा पे, देखिए कहां से कहां रिलेट करके बता रहे हैं, इसको समझिए। एक संख्या रेखा बना लिए, ठीक है, यहाँ ले लिए 0, यहाँ ले लिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इधर माइनस में होगा, अभी जरूरत नहीं है हम लोगों को माइनस का, इसलिए नहीं ले रहे। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम क्या बोले, यहाँ पे हम लोग 2 को मान लेते हैं आधार और 1 को लंब, किसी को भी कुछ मान सकते हैं, या फिर एक, हाँ वही करते हैं, 2 को मान लेते हैं क्या लंब और 1 को मान लेते हैं आधार। बुझा रहा है ये बात? ये बात आपको बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है? और ये सब तो किधरों कोई लिखेगा तो कोई दिक्कत ना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ओ एजा लिख दिया, बी एजा लिख दिया, ठीक ना, ये किधरों लिखे तो कोई दिक्कत ना है। अब ई जो है आपको समझ में आना चाहिए, ए बी सी कुछ मतलब कुछ भी दर्शाने के लिए लिख दिया जाता है। अब जो है इसको जो है इसको पकड़ के यहाँ पे लाइए, किसको, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को पकड़ के लाइए, समकोण त्रिभुज का कर्ण लंब आधार वाला, जिसमें हम लोग लंब का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, पकड़ के ले आते हैं भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस प्रकार से ई हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्ण, ई हो गया लंब, ई हो गया आधार। बुझाया? बुझाया कि नहीं? अब बताइए इसमें हम लोग को क्या करेंगे कि लंब का मान कितना था, तो कोई लंब के मान देखे पड़ेगा, रुको रुको देखते हैं, लंब के मान, लंब के मान, लंब के मान 2 है, तो नाप के लीजिएगा 2, ठीक नहीं, हम तो इसी ले लिए। और आधार कितना था, आधार 1 ने था, तो इसीलिए 1 था, इसीलिए हम लोग 0 से 1 तक लिए। कहां से कहां तक लिए, 0 से 1 तक। और कर्ण कितना है, तो √5। बुझाना चाहिए ये चीज, आपको बुझाना चाहिए, बुझा रहा है। ये 0 से 1 काहे हम लिए, ये 1 2 3 इतना और ज्यादा ले सकते थे ना, ले सकते थे ना, तो 1 तक ही क्यों नहीं, क्यों लिए, इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो आधार के मान कितना है, 1 है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ पे 1 है मान, कितना है मान, 1। सबसे पहले बताइए ये चीज आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है? जहां यहाँ तक हम बताए हैं आप एकदम ठंडा दिमाग से देखिए और बताइए कि किसी प्रकार का दिक्कत है। एकदम मस्त चीज है, मतलब कि आप सोच नहीं सकते, एकदम सीख जाइएगा तो कितना काम देगा। केकरू से पूछ लीजिएगा, ठीक ने, केकरू से भी पूछ लीजिएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? बताइए तो, सबको समझ में आया यहाँ तक? यानी कि हम लोग √5 कर्ण हो गया हमारा, 90 डिग्री के सामने करने ना, ये हमारा लंब हो गया, लंब जो कि 2 था, और ये हमारा आधार हो गया, इसीलिए हम लोग इतना दूर ही इसको स्थापित किए हैं, इस चीज को, कि कौन सा चीज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा चीज है, समकोण त्रिभुज। लिख दे वहां पे, लिख देते हैं भाई, समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ तक कर लिए, अब हम लोगों को √5 को ना दर्शाना था, और ये कर्ण ना √5 है, कर्ण √5 है, इसी को दर्शाना था। अब आप लोगों को आप लोगों के पास कॉपी होगा, तो कॉपी में एक चाप लेना है, तो चाप कितना लेना है, तो चाप जो है यहां से यहां तक लेना है, यहां से यहां तक। बुझाया? और इसको यहां से यहां तक लेके ऐसे घुमा दीजिए, लगभग चाप जैसा कटिए गया है, इसको यहां से यहां तक घुमा दीजिएगा, यहां से लीजिए और इसको यहां से यहां तक ऐसे घुमा दीजिए। बुझाया? बुझाया कि नहीं जी? अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि √5 का मान होता है 2.23, लगभग ऐसे ही होता है, यानी 2 से तो ज्यादा होता है। और इसको काटे हैं जब इस चाप को, यहाँ इस कर्ण की लंबाई का चाप, ये जो कर्ण लिए हैं इसकी लंबाई का चाप ऐसा नाप के ले लीजिएगा, 2 और 1, ठीक है ना, 1 तो कोई बात नहीं।
अब इसको काटे हैं तो यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे इस बिंदु पे, और यही हो गया हमारा √5 यानी 2.23। बुझाया? यही हमारा क्या हो गया, √5 यानी 2.23। बुझाया? बुझाया कि नहीं जो बताइए, यही हमारा क्या हो गया √5। तो इसी प्रकार से √7 कुछ भी रूट रहे उसको आप दर्शा सकते हैं। समझ में आया? कुछ भी रूट रहेगा उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। फटिया मार के तुम्हारा इस, यानी कि इसको आप कैसे भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। बुझाया? √5 हो गया, √5 से अगर पूछेगा √3 उसको भी इसी प्रकार से तोड़ के आराम से आप लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा? √5 का इतना मस्त कॉन्सेप्ट से बताए हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 बार, जितना बार देखना है। समझ में आया? ये जो हमारा एक्सरसाइज था पूरा अच्छा से क्लियर हो गया है। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1.2। कौन सा एक्सरसाइज? 1.2 क्या हो गया, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। 1.2 क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता दीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है।